नमस्कार। चलिए, आज झारखंड की बोरियो विधानसभा सीट के जनादेश को समझते हैं। ये सिर्फ नतीजों का विश्लेषण नहीं है। ये डेटा के जरिए वहां की जमीनी हकीकत और लोगों की आकांक्षाओं की कहानी को पढ़ने की एक कोशिश है। क्योंकि राजनीति आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी की कहानी होती है। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बोरियो की जमीन, वहां के लोग और वहां की पहचान को समझेंगे। फिर चुनावी आंकड़ों में जनादेश के पैटर्न को देखेंगे। इसके बाद हम मतदाता की आवाज सुनेंगे कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, और आखिर में इन सब से शासन और राजनीति के लिए क्या सबक मिलते हैं, इसका एक खाका देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह की मिट्टी और उसकी पहचान को समझना बेहद जरूरी है। बोरियो झारखंड के साहिबगंज जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। और ये आरक्षण ये कोई महज एक संवैधानिक नियम नहीं है, ये इस इलाके की पहचान का, यहाँ की सियासत का केंद्र बिंदु है। यहाँ की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सब कुछ आदिवासी अस्मिता और उनके जल जंगल जमीन से जुड़े हकों के इर्द गिर्द घूमता है। अब जरा यहाँ के सोशल फैब्रिक को देखिए। बोरियो ब्लॉक में करीब 61% आबादी आदिवासी है, जिनमें संथाल और पहाड़िया समुदाय मुख्य हैं। इन समुदायों की अपनी एक अलग, बहुत समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली है। इसके साथ ही बोरियो शहर में लगभग 43% मुस्लिम आबादी भी है, जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। 2019 के हिसाब से यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विविधता है, यही बोरियो की राजनीति को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है। अब आते हैं आंकड़ों पर, क्योंकि सच कहूं तो नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। वो कहानी बताते हैं जो शायद ऊपर से दिखाई नहीं देती। चलिए देखते हैं कि बोरियो के चुनावी नतीजे हमें क्या सिखा रहे हैं। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। ये पिछले 5 चुनावों का पूरा ब्यौरा है। 2005 से 2014 तक बोरियो में एक दिलचस्प पैटर्न था। वहां की जनता हर चुनाव में सरकार बदल देती थी। एक बार बीजेपी तो अगली बार जेएमएम। 2014 का चुनाव तो देखिए कितना कांटे का था। जीत का अंतर 1% से भी कम, सिर्फ आधा प्रतिशत। लेकिन 2019 में एक बड़ा बदलाव आया। जेएमएम गठबंधन का वोट शेयर सीधा 11% बढ़ा और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। और 2024 में ये ट्रेंड और भी मजबूत हो गया, जब जेएमएम ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। ये आंकड़े साफ साफ एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इस ग्राफ में 2019 और 2024 के वोट शेयर की तुलना है, और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। आप देखिए, दोनों बड़ी ताकतों का, जेएमएम गठबंधन और बीजेपी, दोनों का वोट शेयर बढ़ा है। इसका मतलब साफ है, मुकाबला अब सीधा सीधा 2 बड़ी ताकतों के बीच सिमट गया और छोटे दलों का स्पेस कम हो गया। जेएमएम गठबंधन अपना वोट शेयर 47.4% से बढ़ाकर लगभग 51% पर ले गया, तो वहीं बीजेपी भी 36.4% से बढ़कर करीब 41% पर पहुंच गई। लेकिन जेएमएम गठबंधन की बढ़त ज्यादा मजबूत थी, जिसने उनकी जीत को और पक्का कर दिया। और ये रहा वो फैसला करने वाला आंकड़ा, 19,273 वोट। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, जो ये दिखाता है कि मतदाताओं का एक बहुत बड़ा तबका बिना किसी कंफ्यूजन के एक पक्ष के साथ खड़ा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक मजबूत जनादेश है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। जेएमएम गठबंधन को एक जबरदस्त जीत मिली। पर अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्यों? मतदाताओं के इस फैसले के पीछे कौन से मुद्दे थे, उनकी क्या उम्मीदें थीं, क्या चिंताएं थीं? आखिर वो कौन सी वजहें थीं, कौन से मुद्दे थे जिन्होंने जमीन पर इस चुनाव का रुख तय कर दिया? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दे थे या फिर लोगों के रोजमर्रा के स्थानीय सरोकार? चलिए इसे समझते हैं। तो जब हमने जमीन पर जाकर समझने की कोशिश की, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ होकर सामने आईं। सबसे बड़ा, सबसे गहरा मुद्दा था अपनी जमीन और जंगल के हकों की हिफाजत। देखिए, आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल, जमीन सिर्फ संसाधन नहीं है, ये उनकी पहचान और उनके वजूद की बुनियाद हैं। इसके बाद रोजगार की कमी, खराब सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव और पेंशन, राशन जैसी सरकारी सेवाओं का ठीक से न मिलना भी बहुत बड़ी शिकायतें थीं। और एक और अहम बात, समाज को बांटने वाली ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर भी लोगों में एक गहरी चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दी।
और इन्हीं सब चिंताओं के बीच से एक आवाज निकली, एक सोच जो वोटर्स के दिलो दिमाग पर छा गई। हमारी जमीन और हमारे सम्मान की रक्षा करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये डर और बंटवारे की राजनीति के सामने अपनी पहचान, अपनी गरिमा और अपने हकों को बचाने की एक सामूहिक आवाज थी। और ये हमारे संविधान की भी मूल भावना है, जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। जब सार्वजनिक संवाद में डर के बजाय सम्मान को प्राथमिकता मिलती है, तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है। चलिए, अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हमने जमीन समझी, आंकड़े देखे और लोगों की आवाज सुनी, तो इन सबसे सबक क्या मिलता है? बोरियो जैसी जगह पर एक असरदार गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? एक कामयाब पॉलिटिकल कैंपेन जमीन पर कैसे चलाया जाता है? देखिए, इसके मोटे तौर पे 3 चरण होते हैं। पहला, रिसर्च और संगठन, मतलब गांव-गांव जाकर लोगों के असली मुद्दे समझना और स्थानीय टीमें तैयार करना। दूसरा, मोबिलाइजेशन और मैसेजिंग, मतलब उन मुद्दों पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, छोटी-छोटी सभाएं करना और उनकी अपनी भाषा में संवाद करना। और तीसरा और आखिरी चरण है एक्टिवेशन, यानी बड़ी रैलियों से एक माहौल बनाना और फिर चुनाव के दिन एक-एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, लोगों से जुड़ा हुआ तरीका है। तो आखिर में बोरियो का ये पूरा चुनाव 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों का मुकाबला था। एक तरफ डर और बंटवारे की कहानी थी, जो घुसपैठ और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। इसका मकसद सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करना था। वहीं दूसरी तरफ सम्मान और विकास की कहानी थी, जो आदिवासी पहचान, जमीन के अधिकार और रोजगार, सड़क जैसे बुनियादी स्थानीय मुद्दों पर टिकी थी। इसका मकसद समाज को जोड़ना था। और आज के डिजिटल दौर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून नागरिकों की निजता और उनकी सहमति को सर्वोपरि रखता है। किसी भी राजनीतिक संवाद को इस सीमा का सम्मान करना ही चाहिए। तो बोरियो का चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच की जंग नहीं थी। ये असल में उस समाज के भविष्य के लिए 2 बिल्कुल अलग विजन, 2 अलग रास्तों के बीच एक चुनाव था। और मतदाताओं ने डर और बंटवारे की राजनीति के ऊपर विकास, सम्मान और अपने स्थानीय मुद्दों को चुना। अब सवाल ये है कि क्या बोरियो का ये जनादेश आज की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक, एक रास्ता दिखा सकता है?